पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से कुछ लोगों के मन में खलबली मच गई है। और सबसे पहले बात करेंगे ममता दीदी की। आपको बता दें, सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ममता दीदी को लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग रहे हैं देश छोड़ के। क्यों बुरा लग रहा है भाई? आपको बता दें, इसलिए लग रहा है क्योंकि वोट बैंक थे। कितने ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो वोट भी डाल चुके हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि वो वोट डाल चुके हैं। और अब जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तैसे अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी ने पीछे उनके पेट्रोल डाल दिया हो। आपको बता दें, अब देखिए ममता दीदी किस तरीके से बौखलाएंगे, सबसे पहले वो हम आपको दिखाएंगे। लगातार यही बोल रही हैं कि एसआईआर रोक दीजिए। गलत है भाई साहब, ये क्यों किया जा रहा है? आप देखिए, ममता दीदी बोल रही हैं कि एसआईआर खतरनाक है, इसे रोक दिया जाए, इसे रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? ईसी को लगातार लेटर लिख रही हैं, कह रही हैं कि ये बिना प्लानिंग के हो रही है। बीएसएफ का अगर दावा देखा जाए तो कह रहे हैं रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे। अब आप सोचिए, एक तरफ अवैध बांग्लादेशी लौट रहे और दूसरी तरफ दीदी क्या बोल रही हैं कि एसआईआर खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है? वाकई में खतरनाक तो है इस देश के लिए, जो आपने पश्चिम बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना दिया है। खतरनाक तो हो गया है, जरूर हुआ है। जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या इस देश का संसाधन खा रहे हैं, हमारे देश के टैक्स के पैसे से आकर यहां पर अय्याशी कर रहे हैं, खतरनाक तो है। और आपके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि वोट बैंक भी तो आपका खिसक रहा है ना, तो इसीलिए आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए, लगातार वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि इसको रोक दिया जाए, कैसे भी रोक दिया जाए। और उन्होंने लेटर में क्या लिखा है आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। अभी आपको बताती हूँ क्या कह रही है कि ये जो इन्होंने जो लेटर में लिखा है, कुछ बातें हैं, देखिए सुनिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की अस्पष्टता है, सर्वर की समस्याएं हैं और ऑनलाइन फॉर्म में बार बार डेटा मिसमैच जैसी परेशानियां हैं। बीएलओ के काम को प्रभावित कर रही हैं। कह रही हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं, मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एसआईआर रोक दिया जाए, कैसे भी रोक दिया जाए। भैया क्यों रोक दिया जाए? क्या दिक्कत है आपको? क्या आप फिर से चाहती हैं कि वो जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इस देश में आए? आपने बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल नहीं देखा, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब उनको निकाला जा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? और ये भी कह रही है, लेटर में क्या कह रही है आगे सुनिए। कह रही हैं कि इस समय राज्य में धान कटाई चल रही है, रबी की बुआई चल रही है और इसलिए लाखों किसान खेतों में व्यस्त हैं। ऐसे में एसआईआर में उनकी भागीदारी मुश्किल है। कह रही हैं कि ग्रामीण कामकाज प्रभावित हो रहा है। वो इस देश में किसान जो मेहनत करके रोटी कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उन्हीं का संसाधन, उन्हीं का अनाज, उन्हीं का धान, उन्हीं का आटा, उन्हीं का चावल सब खा लिया जा रहा है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको, ये जो बहाने आप दे रही है ना, वो सब समझ आ रहा है, वो देखने में, सुनने में। आप बताइए, ये देखिए इनका क्या किस तरीके का लॉजिक है। मुख्यमंत्री होके इस तरीके का लॉजिक दे रही है। कह रही है मुख्यालय नोटिस तो जारी कर रहा है, लेकिन ना तो बैठक कर रहा है और ना ही ठीक से बात कर रहा है। ऊपर से बीएलओ को अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इसके चलते कर्मचारी जो है डरे हुए तो हिंदू थे, जो आपके पश्चिम बंगाल में अभी भी डरे हुए हैं। आप देखिए, भूल गई, संदेश खाली भूल गई आप, 24 परगना भूल गई आप। कैसे भूल गई? वहां पे किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, तब आपको नहीं याद आया? क्यों नहीं याद आया? क्योंकि तब आपके वोट बैंक का सवाल नहीं था। वोट बैंक का सवाल तो यहां पर है आपके, तभी आपको इतनी दिक्कत हो रही है। कह रही है, अब चौथा रीजन उनका सुन लीजिए। 3 रीजन तो आपने सुन लिए, चौथा सुन लीजिए। कह रही है जलपाईगुड़ी की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कथित रूप से आत्महत्या कर ली। कह रही है इसे लोग एसआईआर के काम के दबाव से जोड़ रहे हैं। प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे और मामले सामने आएंगे। मतलब आप देखिए किस तरीके से लोगों को भड़का रही हैं। कह रही है कि इससे और भी चीजें होंगी, सुसाइड होंगे और लोग दबाव में आएंगे, तो इसलिए एसआईआर बंद होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इससे नहीं रुकने वाला। आपको बता दें, 12 राज्यों में
और अनुशासित जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उन्होंने अब 50 करोड़ जो वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म है वो भेज दिया है। 50 करोड़, आप सोच लीजिए, अब सबका होगा वेरिफिकेशन और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो इस देश में रह के इस देश के साथ गद्दारी कर रहे, इसी देश का खा रहे और इसी देश को गाली दे रहे, अब ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार में देखिए किस तरीके की जीत हुई, किस तरीके के बड़े बदलाव हुए, और यही कारण है कि विपक्ष पूरा डरा हुआ है। दीदी भी डरी हुई है। दीदी अभी यहाँ पर देखिए भले ही माइक लेके भाषण देते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो समस्याएं चल रही हैं वो वही समझ रही हैं। देखिए कह रही है बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों में हड़कंप है। सीमा पर जाने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठा हुए सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या। देखिए किस तरीके से जो हमारे देश में आए और रहे, हमारे देश का संसाधन यूज किया, अब जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई भाग रहे हैं। ये देखिए अपना बोरिया बिस्तर सबने पैक कर लिया है, अब यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि पता है मन में चोर है, तो इसलिए अब यहाँ पर क्यों रुकेंगे। आपको बताएं, देखिए पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बांग्लादेशी घुसपैठी अपने देश को लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। देखिए इनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, वे अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। पकड़े गए घुसपैठियों ने दलालों और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भूमिका बताई है। आप सोचिए कि अब टीएमसी की जी भूमिका है, क्योंकि वो बांग्लादेश से उनको ले आते थे और यहाँ पर एंट्री दिलवाते थे, उनके अवैध कहीं ना कहीं जो पेपर्स हैं वो भी बनवाते थे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो यहाँ पर वोट भी डाल चुके हैं। अब वोट बैंक कटेगा तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। बिहार का इलेक्शन हो गया, बंगाल का इलेक्शन आएगा, तो दिक्कत सबसे ज्यादा क्यों हो रही है ममता दीदी को, आप समझ पा रहे हैं। और ऐसे में अब विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये चुनाव आयोग प्रतियोगिता नहीं है, ये मोदी हराओ प्रतियोगिता है। अब उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। चुनाव तो पहले हुआ करते थे, लेकिन अब ये नहीं होता। अब सब एक साथ एक झुंड में आ जाएंगे और मोदी हराओ प्रतियोगिता खेलेंगे, और वही चल रहा है। अब देखिए बीएसएफ ने घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है। गलत खबर फैलाने के आरोप में मीडिया की कर्मियों पर हमला हो गया। अब सोचिए जो एसआईआर करने जा रहा है उस पर हमला हो रहा है, मीडिया कर्मियों पर हमला हो रहा है कि सच्चाई क्यों दिखा रहे। इस देश में जब मीडिया नहीं सुरक्षित है, सरकारी कर्मचारी नहीं सुरक्षित है, चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं सुरक्षित है, तो आप सोचिए उस देश में हिंदू कैसे सुरक्षित होगा, उस राज्य में हिंदू कैसे सुरक्षित होगा, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये चल रहा है। आप देखिए, ये देखिए, आप भाग रहे हैं तो तकलीफ किसको हो रही है। और दिखाते हैं आपको। एसआईआर को ममता बनर्जी ने बताया खतरनाक। अब खतरनाक तो होगा ही, क्योंकि अब जो उनके लाल पीले थे अब सब इस देश से छोड़कर भाग रहे। अब देखिए कह रही है ज्ञानेश कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी है। जी हाँ, चिट्ठी लिखी और शिकायत कर दी। अब आज 4 लाइनें हमने आपको पढ़ाई, शिकायत में उन्होंने क्या क्या लिखा। तो वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ममता बनर्जी अब घबरा गई हैं कि उन्होंने एसआईआर को बिना प्लान किया हुआ और अस्त व्यस्त बताते हुए कहा कि जलपाईगुड़ी में एक आंगनबाड़ी वर्कर समेत कई बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की मौत के बाद हालात अब खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ऐसा कह रही हैं कि अब हालात जो हैं वो बेहद खतरनाक हो गए हैं। कैसे भी रोक दीजिए, बहाना कुछ भी है, मुख्यमंत्री होकर इनके बहाने सुन लीजिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत बिगड़ने की वजह से उन्हें सीईसी को पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? अगर ये हालात आप पहले समझ जाती तो आपको मजबूर नहीं होना पड़ता। आज देश की जनता आपको सराखों पर बिठा के रखती, क्योंकि आप महिला होकर जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री बनी है, हर देश के जो जितने भी लोग हैं वो आपका सम्मान करते। लेकिन जब आप इस तरीके के बयान देती हैं, इस तरीके की हरकतें करती हैं, कहीं ना कहीं देश आपका साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। आप पश्चिम बंगाल में जिनके बदौलत आप अपनी सत्ता में बैठी हैं, आज उन्हीं को भगाया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर नहीं है, आपको अपनी सत्ता का डर है, और जिसकी वजह से आप इस तरीके की बातें कर रही हैं। आपको बताएं, देखिए अब जो है एसआईआर की समीक्षा बैठक करेगी टीएमसी। सीएम ने चुनाव आयोग को फिर लिखा पत्र। देखिए बार बार पत्र लिखा जा रहा है, फिर पत्र लिख रही है, पत्र पे पत्र लिख रही है।
पत्र लिखना जरूरी क्यों हो रहा है आपके लिए? उन्होंने अब देखिए भाजपा ने भी पलटवार कर दिया। वहीं शुभेंदु अधिकारी किसी भी तरीके से अब ममता बनर्जी को छोड़ने वाले नहीं है, लगातार कह रहे भाई कि अब ये चलेगा नहीं, SIR होके रहेगा। और वहीं देखे वो कह रहे कि बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्तारूढ़ TMC SIR की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को बैठक करेगी और 25 रैलियां आयोजित कर सकती है। भाई साहब आप सोचिए 25 रैलियों पर भी उतर आए। SIR से इतना डर है, पूरी विपक्षी पार्टियों को इतना डर है, किस बात का डर है? अगर आप सही है तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है? अब आप सोचिए जितने भी ये आसपास के जो देश हैं जिनसे मतलब यहाँ पर आप जो विरोध जताते हैं वो उनको इतनी ईजिली एंट्री आप हमारे देश में दे देती हैं और वो आके हमारे देश का संसाधन खा जाते हैं। भाई अब कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और देखिए अब यहाँ पर ये बैठकर रैलियों का अब ये दे रही हैं ब्यौरा कि कितनी रैलियाँ होंगी और कितनी चीज़ें होंगी। यहाँ पर अब अपना ब्यौरा देती हुई नजर आ रही हैं। अब फिर से वही देखिए SIR को ममता बनर्जी ने खतरनाक बता दिया, पत्र लिख दिया। भाई साहब कितना पत्र लिखिएगा? इतना पत्र तो आपने कभी नहीं लिखा और किसी देश के, आपके बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कभी नहीं लिखा, या इस देश में जो लोग परेशान हैं उनके लिए आपने इतना पत्र नहीं लिखा। तो आप अपनी सत्ता के लिए बस ये सब कुछ कर रही हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उनके संसाधन पर जिनका हक है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर खा रहे। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें जनता जाग गई है, अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा सुरक्षा लागत की अगर हम बात करें तो देख लीजिए बांग्लादेश की सीमा पर BSF की जो अगर तैनाती होती है तो फेशिंग उपकरण, सड़कें, चौकियां आदि का जो कुल वार्षिक खर्च लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास माना जाता है। आप सोचिए जो हमारे देश के लोग खाना चाहते हैं, भाई साहब आप क्यों कर रहे हैं? आप देखिए 8 से 10,000 करोड़, समझे आप? और इसी का एक हिस्सा अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए भी जाना जाता है। भैया क्यों, आप सोचिए क्यों इन घुसपैठियों को रोकने के लिए पैसा देना पड़ रहा है हमें? वही पैसा हमारे स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों पर लग सकता है। हम क्यों दें इन लोगों को पैसा? अगर देखें तो मान लेते हैं कि 20 से 25% हिस्सा अवैध प्रवासी नियंत्रण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग होता है और अनुमानित अगर वार्षिक खर्च देखा जाए तो 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए। भाई साहब नंबर देखिए, चौंक जाएंगे नंबर देख के। आप देखिए लगातार इस नंबर में, और देखिए किस तरीके से भिखारियों की तरह ये तारों के पास से आ जाते हैं हमारे देश में। आना है तो सही तरीके से आइए, वीजा पासपोर्ट लेके आइए, लेकिन इस तरीके से तारों के नीचे से आ जाएंगे, गलत तरीके से आ जाएंगे, हमारे देश का संसाधन खाएंगे, हमारे देश के टैक्स के पैसे से आप यहाँ पर अय्याशी करेंगे, तो क्या आपको करने दिया जाएगा? नहीं, अब भूल जाइए, अब वो दिन चला गया। अब हर जगह हर कोई जागरूक हो गया। और वही देखिए हिरासत, कानूनी प्रक्रिया और डिपोर्टेशन में जो पैसा लगता है, एक व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में रखना लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। देश भर में कुछ हजार ही लोग किसी भी समय हिरासत में होते हैं। आप सोचिए कितना खर्च आता है, 60,000 से 1 लाख प्रति वर्ष। क्यों? हजारों करोड़ रुपए अगर सबका लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए। कुल अनुमानित अगर वार्षिक खर्च की बात करें तो 250 से 400 करोड़ रुपए। इतने में क्या हमारा देश विकसित नहीं हो सकता? जो केंद्र सरकार वहां से पैसा देती है वो इन रोहिंग्याओं के लिए देती है, इन बांग्लादेशियों के लिए देती है? नहीं, इस देश के नागरिकों के लिए देती है। और जो आप गलत तरीके से उन पर लुटा रही हैं, कहीं ना कहीं वो गलत कर रही हैं और ये जो चीज़ है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे मुंह बना बना के ये सारे भिखारी, जो हमारे हिंदुओं को सताया जाता है अलग अलग देशों में, तब इनकी आंख नहीं खुलती है, लेकिन हमारे देश में खाने के लिए फ्री में आ जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारत में हर चीज़ की लोकतंत्र है, यहाँ पर आके वोट डाल दो, यहाँ पर आके कुछ भी कर लो, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अब वो देश बदल चुका है। अब वो पुराना टाइम था जब कोई भी आपका इंक्वायरी नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ होगा। अब SIR होगा और उसी के तहत आपको लीगल तरीके से निकाला जाएगा और आप ऐसे ही दरवाजे पे ताला लगा के भागेंगे। चलिए और दिखाते हैं यहाँ पर। और अगर देखें तो कितना लागत आती है, कितना आपका संसाधन, हमारा पैसा कितना खाया जाता है वो भी देखिए। 50 लाख में से अगर देखा जाए तो
10% यानी 5 लाख लोग किसी ना किसी व्यक्ति की सब्सिडी सेवा का लाभ उठा लेते हैं। सोच रहे हैं आप? मतलब हमारे आपके लिए जो पैसा आता है उसका ये लाभ उठा लेते हैं, सब्सिडी ले लेते हैं, सेवा ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। औसत वार्षिक सरकारी सब्सिडी की बात करें तो स्वास्थ्य, राशन, शिक्षा, ऊर्जा सब कुछ हमारा ही ले रहे हैं। 6,000 से 10,000 प्रति व्यक्ति कहीं ना कहीं उड़ा ले जा रहा है। क्यों उड़ा ले जा रहा है भाई? फ्री का है क्या? आप देखिए, अनुमानित खर्च अगर देखेंगे 3,000 से 5,000 करोड़, कुल वार्षिक अनुमान अगर देखिए तो 4850, 7,400 करोड़ रुपए। मतलब इतना पैसा जो हमारे आपका है, जो हमारा आपका है, वो इन लोगों को दिया जा रहा है। और यही कारण है कि अब इलेक्शन कमीशन इन लोगों को देश से बाहर निकाल रहा है। आप देखिए भिखारियों को किस तरीके से हमारे देश का हमारा आपका राशन उठा के ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? आप देख रहे हैं, ममता दीदी की बदौलत है जो ले जा रहे हैं। लेकिन अब इसी के लिए पूरा ये जद्दोजहद चल रहा है। 2002 से 2025 के बीच अगर देखा जाए तो ये अगर पूरा सिस्टम देखें, हम इस पे अगर आंकड़ों की बात ना करें तो लगभग 95% की बढ़ोतरी हुई है मालदा में इन लोगों की। और अगर उत्तर 24 परगना में बात करें तो 83% की बढ़ोतरी हुई है। और पूरे पश्चिम बंगाल का अगर औसत निकाला जाए तो लगभग 67%। आप देखिए 83%, 67%, 95%। देखिए आंकड़ा, देखिए चौंक जाएंगे आप। ये हालत कर दी हमारे देश के लोगों की। और ये देखिए किस तरीके से ये लोग अपने बच्चों को उठाएंगे, 8-10 बच्चों को उठाएंगे और लेके हमारे भारत देश में आ जाएंगे और जहां पर हमारे संसाधन को खा जाएंगे। हमारे आपकी जो चीज़ें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, जो सब्सिडी है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, सब कुछ खा जाएंगे वो। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन ने अब पूरी तरीके से सख्ती कर ली है, पूरी तरीके से इस चीज़ों पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया है और इनको अब चुन चुन कर निकाला जा रहा है। निकाला क्या जा रहा है? अब ये खुद ही भाग रहे हैं। आप देखिए अब ये छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। जिन घरों में आप देखेंगे ताला पहले नहीं लगा करता था, अब ताला लगा लगा के कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब ऐसी हालत हो गई है। लेकिन अब ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जेडीयू ने अपनी सरकार बनाई, उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं विपक्ष उस चीज़ से बौखलाया हुआ है और उसमें भी अब SIR की गलती दे रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पर भी वही गलती निकाली जा रही है कि SIR खराब है और SIR को कोसेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनको कुछ और इससे फ़ायदा होगा, वोट बैंक आएगा। अगर SIR बंद हो गया तो ये जो वोट बैंक भाग रही है कहीं ना कहीं उसका लाभ इस बार बंगाल इलेक्शन में ममता दीदी को मिलेगा। इसलिए अब बिहार में इलेक्शन हो गए, बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए अब ममता दीदी कहीं ना कहीं घबराई हुई हैं। लेकिन अब घबराने से कुछ नहीं होगा। अब आप शांति बनाकर बैठिए और लीगल तरीके से चुनाव लड़िए, क्योंकि SIR तो होगा 12 राज्यों में। अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो गया है ना, तो उससे अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, ममता दीदी के SIR के रोकने को लेकर, चिट्ठी को लेकर क्या सोचते हैं कि ये चिट्ठी और तब नहीं लिखी जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में होता है या तमाम ऐसे देशों में होता है, तब ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जाती है विपक्षी पार्टियों के द्वारा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए न्यूज़ पेटी के साथ।